सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस को जो कि सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग बैक टू बैक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी वीडियोस नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके एग्जामिनेशन में जो पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन रहता है वो 61 से लेकर के 90 तक रहता है, तो इसलिए आप ऐसा ही हैबिट बनाएं ताकि आप उसी हिसाब से आपका माइंड में सेट हो सके, है ना। तो यहाँ पे हम 71 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है, तो ये टेंट कितना पुराना है ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो 1000 वर्ष पुराना है, लगभग 800 वर्ष पुराना है, या फिर 100 वर्ष पुराना है, या फिर बहुत ही आधुनिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1000 वर्ष से भी पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है। तो हमारे देश में राज्यों की कितनी संख्या है? 30, 28, 27 या फिर 26। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 स्टेट्स है। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि दादरा और नागर हवेली और दमन तथा दीव इसको एक कर दिया गया है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी से राज्य कौन कौन से सटे हुए हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये बंगाल का खाड़ी है और यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश है और यहाँ तमिलनाडु भी है, उसके बाद यहाँ पे आप उड़ीसा भी देख सकते हैं और पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। तो कौन कौन सा राज्य आ जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ से हम लोग आंसर करेंगे। तो देखिए ए में अगर आप देखेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। बी में देखिए केरल है, तो केरल इसमें नहीं होगा, इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो सभी ऑप्शन को जब देखते हैं तो हमारा ए ही करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। तो चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह मिजोरम का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्या नाम है? ठंडे रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है ये अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकेंगे। यहाँ बहुत वर्षा कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो प्राथमिक स्तर पर कैसी प्रकृति होती है पर्यावरण अध्ययन की? तो पहला है अनुपूरक, दूसरा एकल विषय, उसके बाद एकीकृत या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित। तो पहली बात यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो भी वर्ड मिले तो इसको देख के ही आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस तरह के वर्ड निगेटिव होते हैं जहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक को केंद्र में माना जाता है ना। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो एकीकृत। तो देखिए एकीकृत का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है या फिर बताया जाता है या उसके बारे में बच्चे खुद से कुछ करके सीखते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन में ही विज्ञान और जो एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं उनको भी उसी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। इसलिए जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वह कैसी होती है? तो एकीकृत होती है, साथ ही बाल केंद्रित भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सीटेट का 1 टाइम कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप ₹199 पे करके आप हमसे ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही क्वालिटी बेस्ड नोट्स है और आप इसे पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आपको नीचे आंसर करना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, ए बी होगा या ए सी या ए बी सी या फिर बी सी डी होगा। तो यहाँ पे अगर आपने 2005 के एनसीएफ 2005 में जो भी चीज़ें मेंशन है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पर भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं।
तो देखिए पहले ऑप्शन में कहता है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं। तो देखिए जहाँ पे सीमा यानी कि लिमिटेशन की बात होगी तो वहाँ पर कोई बच्चा क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो देख के ही आपको इसे गलत कर देना चाहिए। दूसरे में कहता है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। तो यह आप सभी इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमेशा आप चीज़ देखते हैं कि जो रटकर किसी भी चीज़ को याद रखना होता है तो ऐसे चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। तो इस चीज़ को हतोत्साहित करना ये एक सही चीज़ है। उसके बाद है किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर का भी नॉलेज उसे दिया जाना चाहिए। तो यह भी सही है। उसके बाद है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। केवल स्कूल के अंदर जो चार दीवारी के अंदर जो नॉलेज होता है उतना ही नहीं, उसे बाहर का नॉलेज भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी, सी और डी बिल्कुल सही होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बी, सी और डी यानी कि हमारा राइट आंसर डी होता है। देखिए ईवीएस सीखने के लिए क्या क्या यहाँ पर सिफारिश आप देख सकते हैं जो कि एनसीएफ 2005 में मेंशन्ड है। पहला है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, दूसरा है किताबी शिक्षा से प्रस्थान यानी किताबी नॉलेज से दूर जाना। उसके बाद है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद 4 है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर था सीमाएं होनी चाहिए, यहाँ पे सीमाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही बात है। तो ये था जो कि एनसीएफ 2005 ने सिफारिश किया था ईवीएस सीखने के लिए। ठीक है। पाठचर्या का रूपरेखा कैसा होना चाहिए तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी का पोषण करने की बात हो रही है, तो पहला हमारा सही होता है। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे कहता है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कुछ इस तरह से होगा ACD, ABC या फिर CD या BCD। ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा हमारा सही होता है। अगर तीसरे की बात करें तो बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, यह भी बिल्कुल सही है। खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधि में शामिल होना चाहिए बच्चों को। अगर डी की बात करें तो इसमें कहता है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए जहाँ पर भी बच्चों को एक निश्चित निकाय, जहाँ पे एक बाउंड्री बांध दिया जाता है नॉलेज के लिए, वो एक नेगेटिव वे में जाता है और ऐसे चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर A, B एंड C होता है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में हमारा ABC आता है जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला यह बाल केंद्रित है, दूसरा यह किताबी है, तीसरे में है इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, और डी है यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो देखिए पहली बात यह बाल केंद्रित है, साथ ही साथ एकीकृत भी है। मतलब आप ईवीएस बच्चे को पढ़ाते हैं या बच्चे अगर ईवीएस सीखते हैं तो उसके साथ साथ वो एसएसटी के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट होते हैं उसको भी वो सीखते हैं, साथ ही साइंस के भी उसे जानकारी मिलती है। अगर बी की बात करें किताबी बिल्कुल भी नहीं है। सी में है प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं। देखिए प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपने कलीग से भी सीखते हैं। ठीक है, वो खुद करके भी सीखते हैं। यहाँ पर केवल शिक्षक की बात हो रही है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। देखिए एक तरह से यहाँ पे रटने की बात हो रही है, रिकॉल करने की बात हो रही है, तो यह चीज़ क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा एक ही राइट आंसर होता है, यह क्या है, यह बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो शिक्षकों के लिए क्या एक चुनौती के रूप में होगा ईवीएस को सीखने सिखाने में, ये चीज़ आपको बताना है। तो पहले में कहता है बच्चों की रचनात्मकता और पहल करने के लिए शिक्षक के लिए एक चुनौती होगा। उसका बी है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। सी है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। और उसके बाद है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे चुनौती जो शिक्षकों के लिए होगा वो कहाँ पे होगा, तो जहाँ पर रचनात्मकता की बात होगी या रचनात्मकता और इससे रिलेटेड जो भी पहल है इस तरह की बातें होंगी। ठीक है, बी में जो दिया है इसमें कहता है कि बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए। तो जब बच्चे खुद रट लेंगे तो यहाँ पर टीचर के लिए कोई चुनौती नहीं होता है,
है ना। इस वजह से हमारा बी गलत हो जाएगा। सी की बात करें यहाँ अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, तो बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट है तो बच्चा खुद उसे डील कर देगा, ठीक है। इसे शिक्षक के लिए यहाँ पे कोई भी चुनौती नहीं होता है। उसके बाद है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। अगर बच्चा केवल एक ही पर्टिकुलर बुक को पढ़ करके उसे सीखता है तो वो बच्चा सीख जाएगा, या फिर टीचर के लिए वो उतना मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पर कोई चुनौती नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है। तो एक ही सही होता है क्या, तो बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। रचनात्मकता में क्या है कि शिक्षकों को अलग अलग तरीके अपनाने होंगे, उसे फील्ड ट्रिप करवाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेंगे। तो आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे शेयर कर दें। और आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।